नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल और आज इस वीडियो में मैं आपके कुछ सवालों के जवाब दूंगा। तो शुरू करते हैं ये कार्यक्रम, लेते हैं कि करके कुछ सवाल। और पहला सवाल मैं ले रहा हूं, ये पूछा है पंकज कुमार ने। पंकज जी ने बताया है कि वो 14,000 पर मंथ की एसआईपी कर रहे हैं और साथ में उनका ये भी प्लान है कि वो 20% से स्टेप अप करेंगे। ये बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप ये सोचते हैं कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को 20% बढ़ाते रहेंगे, अक्सर हम लोग 10% तो करने की सलाह देते ही हैं, लेकिन यदि आपको लगता है आपकी इनकम इस रेट से बढ़ेगी और आप इस हिसाब से कर सकते हैं, तो इससे जरूर मदद मिलेगी आपको अपना गोल अचीव करने में। और पोर्टफोलियो में स्कीम्स है क्वांट टैक्स प्लान, जिसमें 2,000 पर मंथ की एसआईपी चल रही है, और साथ ही मेरे एसेट टैक्स सेवर, इसमें भी 2,000 पर मंथ की एसआईपी है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में 3,000, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड में 1,000, एचडीएफसी मिड कैप फंड में 2,000, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में 2,000 और क्वांट स्मॉल कैप फंड में 2,000, और इन्वेस्टमेंट होराइजन है 15 इयर्स का। पंकज जी देखिए, आपके पोर्टफोलियो में स्कीम्स तो अच्छी हैं, लेकिन आपका जो एक्सपोजर है स्मॉल कैप में वो ज्यादा है और मेरे हिसाब से ये सही नहीं है। हालांकि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, फिर भी टोटल जो एसआईपी अमाउंट है उसके हिसाब से 4,000 रुपीज पर मंथ स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना शायद ये सही नहीं रहेगा। इसके मुकाबले यदि आप लार्ज एंड मिड कैप फंड में एसआईपी अमाउंट को बढ़ाएंगे और साथ ही फ्लेक्सी कैप फंड में आप बढ़ाएंगे तो ये बेहतर होगा। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में तो 3,000 पर मंथ आप वैसे भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड में ओनली 1,000 पर मंथ है। तो मैं कहूंगा कि स्मॉल कैप में से आप यानी कि 2 स्कीम में अभी एसआईपी कर रहे हैं, आप एक में कंटिन्यू कीजिए और एक एसआईपी आप कैंसिल करके उस अमाउंट को मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड में डाइवर्ट कर सकते हैं। और जहां तक सवाल है टारगेट का, तो क्योंकि आपने टारगेट लिया है 1.5 करोड़ का, और यदि हम कैलकुलेट करें 14,000 पर मंथ विद 20% स्टेप अप, तो 15 इयर्स में करीब करीब 2 करोड़ 22 लाख रुपए इकट्ठा हो सकते हैं। तो आप अपने टारगेट को आसानी से अचीव कर पाएंगे, ऐसी उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन 15 इयर्स के बाद ये जो टोटल अमाउंट होगा, यदि मैं 2 करोड़ 22 लाख भी मानकर चलूं और 6% का इन्फ्लेशन एज्यूम करूं, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो आज के 1 करोड़ से भी कम होगी। तो अगर आपका लक्ष्य यही है कि आपको 90 लाख या 1 करोड़ के आसपास इकट्ठा करना है, तब तो ये ठीक है। लेकिन यदि आप आज के टर्म में चाहते हैं कि 1.5 करोड़ रुपए इकट्ठा हो आपके पास, तो मैं कहूंगा कि आपको इन्वेस्टमेंट को और भी बढ़ाना चाहिए, या फिर आपका जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है उसको आप बढ़ा दें, तो ये आसानी से पॉसिबल हो सकता है। बढ़ते हैं आगे, लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है मिस्टर सैम ने। सैम ने बताया है कि एनबीएफसी में उन्होंने डिपॉजिट किया हुआ है, एफडी की हुई है, जहां पर उन्हें 9% का इंटरेस्ट मिल रहा है। तो जानना चाहते हैं कि क्या उन्हें उसी एफडी के साथ इन्वेस्टेड रहना चाहिए या फिर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो सैम, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि म्यूचुअल फंड्स क्योंकि अलग अलग कैटेगरीज के होते हैं, तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है उस पर डिपेंड करता है। यदि आपका नजरिया बहुत लंबी अवधि का है तो डेफिनेटली आप इक्विटी फंड्स में निवेश करें और आप बेहतर रिटर्न्स की उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन यदि आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आप एनबीएफसी के फिक्स डिपॉजिट को डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स के साथ कंपेयर करना चाहते हैं, तो मैं आपको कहूंगा कि एक तो यह है कि आप बैंक की एफडी की बात नहीं कर रहे हैं, आप एनबीएफसी की एफडी की बात कर रहे हैं, और यहां पर रिस्क भी ज्यादा हो सकता है। तो कौन सी एफडी में आपने किया हुआ है, कौन सी एनबीएफसी है, उसका वो भी जानना जरूरी है। दूसरी बात यह है कि स्टिल अगर मैं कंपेयर करूं एक एनबीएफसी को डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स के साथ, तो डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स में जैसे कि बैंकिंग एंड पीएसयू फंड्स हैं या फिर कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स हैं, तो यहां पर आप बेटर रिटर्न्स की उम्मीद भी कर सकते हैं। और साथ ही जानना जरूरी है कि जब आप किसी एफडी में इन्वेस्ट करते हैं, तो यहां पर जो इंटरेस्ट आपको मिलता है, चाहे आप उसे ले या वो आपके अकाउंट में ऐड हो, दोनों ही केसेस में उस पर जो टैक्स लायबिलिटी बनती है वो आपकी एवरी फाइनेंशियल ईयर में बनती है, क्योंकि अक्रूवल बेसिस पर भी
आपको टैक्स पे करना पड़ता है। लेकिन यदि हम बात करें म्यूचुअल फंड की, तो यहां पर रिडम्पशन पर ही आपको लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो भी एप्लीकेबल होगा वो चुकाना होगा। तो यदि आप मान लीजिए 3-4 साल के लिए इन्वेस्टेड रहते हैं तो हर साल आपको टैक्स नहीं पे करना है। जिस वक्त आप रिडीम करेंगे उस वक्त पर जो भी कैपिटल गेन्स होंगे उस पर आपको टैक्स चुकाना होगा। तो थोड़ा सा यहां पर भी ये कन्वीनियंट हो जाता है। तो मेरे हिसाब से अगर कोई ऐसी एनबीएफसी है जिस पर आप भरोसा करते हैं और फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है, 9% का इंटरेस्ट मिल रहा है और आप चाहते हैं कि आपको एक फिक्स इंटरेस्ट मिलता रहे, तो आप कंटिन्यू भी कर सकते हैं। अदरवाइज डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स या हाइब्रिड फंड्स कंसिडर किए जा सकते हैं। और जैसा मैंने कहा, यदि नजरिया बहुत लंबा हो तो फिर डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स मेरे हिसाब से बेटर चॉइस हो सकती है। और लेते अगला सवाल जो पूछा है अजीज खान ने। अजीज जानना चाहते हैं कि टाटा एथिकल फंड और टॉरस एथिकल फंड दोनों में से कौन सा फंड बेहतर रहेगा, और उन्होंने कहा है कि दोनों के बारे में जानकारी दूं और इनका भविष्य क्या होगा, क्या इनमें इन्वेस्ट करना सेफ होगा, एसडब्ल्यूपी के लिए कैसे रहेंगे। अजीत जी, ये दोनों फंड्स जो हैं ये शरिया कॉम्प्लायंट फंड्स हैं और डेफिनेटली इन फंड्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं यदि आप शरिया में बिलीव करते हैं और आप जो भी दूसरे फंड्स हैं उनमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं तो इनमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। लेकिन जो आपने पूछा कि इनका भविष्य क्या है, पहली बात तो ये डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स हैं। दोनों फंड्स की बात करूं, इनमें डेफिनेटली वो सेक्टर्स और वो स्टॉक्स ही रहेंगे जिनके लिए शरीयत लॉ परमिशन देती है। साथ ही ये भी जानना जरूरी है क्योंकि इक्विटी फंड्स हैं तो वॉलेटिलिटी इसमें रहेगी। दोनों फंड्स में कंपेयर करें तो मैं कहूंगा कि टाटा एथिकल फंड्स एक बेटर चॉइस है यदि दो में कंपेयर किया जा रहा है तो। और अगला सवाल यह था कि एसडब्ल्यूपी के लिए, तो देखिए जब आप सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान करते हैं तो इसका मतलब आप सिस्टमैटिकली विड्रॉ कर रहे हैं। तो आप यदि इन स्कीम में इन्वेस्ट करें लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि इक्विटी फंड्स हैं, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है वो कम से कम 5 साल का तो होना ही चाहिए। 5 साल तक आप इन्वेस्टेड रहिए, उसके बाद जब अमाउंट बढ़ जाएगा फिर आप यहां से विड्रॉ करना शुरू कर सकते हैं। 5 साल या उससे अधिक का आपका नजरिया होना चाहिए। लेकिन यदि आप सोचते हैं कि अभी आप इन्वेस्ट करें और फिर इसमें से विड्रॉ करना शुरू कर दें तो ये बहुत ही रिस्की हो जाएगा, क्योंकि एंड ऑफ द डे ये इक्विटी फंड्स हैं और इक्विटी में वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट की जा सकती है। तो इसके लिए यदि आपको एसडब्ल्यूपी भी करनी हो तो पहले आप यहां इन्वेस्ट कीजिए, लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहिए और उसके बाद आप एसडब्ल्यूपी शुरू कर सकते हैं। और जैसा मैंने कहा, दोनों में से कंपेयर करना हो तो मेरे हिसाब से टाटा एथिकल फंड बेहतर रहेगा। और अब बढ़ते हैं आगे, लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है ऋषि ने। ऋषि ने अपना पोर्टफोलियो शेयर किया है एचडीएफसी मल्टी कैप फंड में 5000 रुपीज, एचडीएफसी हाइब्रिड इक्विटी में 1000, एचडीएफसी इंडेक्स फंड सेंसेक्स में 5000, आईसीआईसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड में 2000, एक्सिस स्मॉल कैप फंड में 2000 और जानना चाहते हैं कि पोर्टफोलियो कैसा है। देखिए आपका जो एचडीएफसी हाइब्रिड इक्विटी है वो तो क्योंकि हाइब्रिड है तो डेट और इक्विटी दोनों में इन्वेस्ट करता है। और बाकी आपने लार्ज कैप में 2 फंड रखे हुए हैं, एक आपका इंडेक्स फंड है लार्ज कैप और दूसरा आईसीआईसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड जो है वो भी लार्ज कैप फंड है। मिड कैप फंड आपके पोर्टफोलियो में मिसिंग है, हालांकि एचडीएफसी मल्टी कैप फंड के थ्रू थोड़ा एक्सपोजर मिड कैप में मिल रहा है, लेकिन अलग से मिड कैप फंड आपको एक इंक्लूड करना चाहिए पोर्टफोलियो में। स्मॉल कैप फंड, एक्सिस स्मॉल कैप फंड है वो सही है। तो यदि आपका नजरिया लंबा है और क्योंकि स्मॉल कैप फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मैं मान के चलूंगा कि आपका जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है वो 10 ईयर्स से अधिक का होना चाहिए और ऐसे में मिड कैप फंड भी आपको ऐड करना चाहिए। लार्ज कैप में एक्सपोजर थोड़ा कम करें और आप एक मिड कैप फंड को ऐड करें पोर्टफोलियो में। और मिड कैप फंड में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड या मिरे एसेट मिड कैप फंड, इनमें से कोई भी एक फंड आप कंसिडर कर सकते हैं। और यदि आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन इतना लॉन्ग नहीं है तो इस केस में फिर आपको स्मॉल कैप में एक्सपोजर कम करना चाहिए। अगला सवाल जो पूछा है इप्सिता ने। इप्सिता जी का सवाल यह है कि उन्हें 5000 रुपीज एवरी मंथ इन्वेस्ट करने हैं 10 ईयर्स के लिए और उन्होंने बताया है कि वो एक हाउसवाइफ हैं
और जानना चाहती हैं किस फंड में करना चाहिए। यदि 10 साल का नजरिया है तो मैं कहूँगा कि आप 2 फंड्स में इन्वेस्ट कर लीजिए, और एक फंड होगा फ्लेक्सी कैप और दूसरा फंड आप रखिए मल्टी कैप। तो इस तरह से आपको सभी तरह के मार्केट कैप्स में एक्सपोजर मिल जाएगा। और तो 2 स्कीम में से एक जो फ्लेक्सी कैप की मैंने बात की वो हो सकता है पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड, और साथ ही एक मल्टी कैप फंड आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी कैप फंड कंसिडर किया जा सकता है। तो आप 5,000 रुपीज को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करके 2,500 इन ईच स्कीम आप इन्वेस्ट कर लें। और अब लेते हैं आज आखिरी सवाल जो पूछा है समीर देवनाथ ने। समीर जी ने बताया कि वो रिसेंटली रेलवे से रिटायर हुए हैं और एसबीआई ब्रांच मैनेजर ने उन्हें एडवाइस दी है कि वो एसबीआई रिटायरमेंट स्मार्ट प्लस प्लान जो है वो बाय करें और उसमें 10 लाख का ईयरली प्रीमियम भरें। तो क्या ये करेक्ट डिसीजन है? समीर जी, मैं कहूँगा कि आपको बिल्कुल भी ये पॉलिसी कंसिडर नहीं करनी चाहिए। पहली बात तो आप ये कह रहे हैं कि आप रिटायर हो चुके हैं और फिर 10 लाख पर एनम आप प्रीमियम भरेंगे। तो जब आप रिटायर हो गए, ऑलरेडी पैसा अवेलेबल है, तो आपको उस पैसे को इस तरह से इन्वेस्ट करना चाहिए कि आपकी वहां से रेगुलर इनकम आती रहे। तो मेरे हिसाब से रेगुलर प्रीमियम पॉलिसी तो वैसे भी आपके लिए सुटेबल नहीं मानी जा सकती, लेकिन यदि आप सिंगल प्रीमियम पॉलिसी भी लेंगे तो भी मैं कहूंगा कि इंश्योरेंस पॉलिसी के बजाय यदि आप दूसरे प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करेंगे तो बेहतर चॉइस होगी। वजह यह है कि यदि आप एक यूलिप पॉलिसी, एक यूलिप में इन्वेस्ट करते हैं तो 5 साल का लॉक इन होता है, लिक्विडिटी होती नहीं है, बीच में यदि फंड परफॉर्म नहीं कर रहा है तो भी आप यदि स्विच भी करेंगे तो विद इन इंश्योरेंस कंपनी जो भी अंडरलाइंग फंड्स होंगे उस पॉलिसी में उनमें कर पाएंगे। लेकिन ऐसा भी होता है कई बार कि उस इंश्योरेंस कंपनी के कोई भी फंड अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हो। ये म्यूचुअल फंड की बात होती तो आप एग्जिट करते और दूसरे फंड हाउस में चले जाते, लेकिन यहां पर ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए ये रिटायरमेंट वर्ड लगाने से आपका रिटायरमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव नहीं होता है। और फिर चार्जेस की बात, क्योंकि कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी हो उसमें चार्जेस होते हैं और उन चार्जेस के बाद जो पैसा बचता है वही इन्वेस्ट होता है। तो आप इस तरह के प्लान में इन्वेस्ट करने की बजाय यदि आपका जो टोटल अमाउंट है जिसको आप ग्रो भी कराना चाहते हैं और आप हो सकता है कि रेगुलर इनकम की भी एक्सपेक्टेशन यहां पर रख रहे हो, तो आप एक पोर्टफोलियो बनाइए जहां पर कुछ पैसा आप यदि सीनियर सिटीजन है तो सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम जो है, जो कि पोस्ट ऑफिस और सरकारी बैंक, कुछ प्राइवेट बैंक्स में मिलती है, तो सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम में आप कुछ पैसे डिपॉजिट कीजिए। 30 लाख रुपए तक यहाँ पर डिपॉजिट किए जा सकते हैं। उसके अलावा कुछ बैंक की एफडीज, उसके अलावा कुछ आप बॉन्ड्स भी कंसिडर कर सकते हैं, पीएसयूज के बॉन्ड्स कंसिडर किए जा सकते हैं। उसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्लोटिंग रेट बॉन्ड ये भी कंसिडर किया जा सकता है। और उसके बाद कुछ पैसे आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें। म्यूचुअल फंड्स में आपके पास चॉइस है, आप हाइब्रिड फंड्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं, हो सके तो कुछ डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स भी रख सकते हैं। तो आप किसी प्रोफेशनल की मदद ले लीजिए, लेकिन पैसों को अलग अलग स्कीम्स में इन्वेस्ट कीजिए। एक ही पॉलिसी में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करने की बजाय। और वैसे भी इंश्योरेंस पॉलिसी में इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए। मैं हमेशा ही ये बात कहता हूं। तो मेरे हिसाब से आप जो टोटल आपका अमाउंट है उसको आप अपने हिसाब से और किसी प्रोफेशनल की मदद से डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्ट कीजिए। ऑल द बेस्ट टू यू। तो आज के लिए बस इतना ही। मैंने कुछ सवालों के उत्तर दिए, मुझे उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। और आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू। जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।